बहू, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो दिखावा करने के लिए नहीं दिया है। तो कम से कम अपनी ननद के सामने दिखावा मत किया करो। कम से कम मेरी बच्ची का दिल तो नहीं जलेगा। सुधा जी अपनी बहू काव्या को डांटते हुए बोली। मम्मी जी, मैं कहाँ दिखावा कर रही हूँ। घर में प्रोग्राम है तो क्या ढंग से तैयार भी ना हूँ। ऐसे ही उठकर आ जाओ ताकि बाद में आप लोग मुझे सुनाए कि हमारी इज्जत को मटिया मेल कर रही है। काव्या ने जवाब दिया। तुझे पहनना है तो शौक से पहन, पर अपनी ननद को दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये सोने का हार है या नकली हार है, या इसकी कीमत क्या है। ये बताने की क्या जरूरत है। सुधा जी डांटते हुए बोली। मम्मी जी, मैं खुद तो दीदी के पास गई नहीं थी ये बताने के लिए कि मैंने असली हार पहना है या नकली हार पहना है, या उसकी कीमत क्या है। दीदी खुद मेरे पास आकर पूछती है, फिर आपको आकर पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करूं मैं। हर प्रोग्राम में यही होता है, काव्या ने जवाब दिया। जब हर प्रोग्राम में यही सब होता है तो क्यों बोलती है उससे। अपनी जबान को बंद रखा कर। खुद का भी मूड खराब करती है और मेरा भी मूड खराब कर देती है, सुधा जी ने कहा। आखिर दोनों सास बहू का मूड खराब हो चुका था। काव्या चुपचाप अपने कामों में जाकर लग गई। वही सुधा जी रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई। लेकिन अभी भी दोनों का मूड खराब था। आखिर अक्सर यही तो होता था। सुधा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बड़े बेटे मनीष की शादी काव्या के साथ, वही बेटी मानसी की शादी राजेश के साथ हुई थी। जबकि छोटा बेटा समीर अभी कंवारा था। राजेश की इनकम ठीक थी, पर बचत के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी एक जैसे थे। बाहर घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े खरीदना, फालतू चीजों में पैसे खर्च करना उनकी आदत थी। तो भला इतनी बचत कहाँ से हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर सके। हालत ये थी कि घर का अधिकतर खर्च भी ससुर जी उठाते थे। इसलिए दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। सास ससुर भी उनकी आदत से परेशान थे। समझा समझा कर अपने आप ही चुप हो गए, क्योंकि दोनों ही लड़ने को तैयार हो जाते थे। पर इकलौते बेटे बहू थे, इसलिए वो लोग अलग ही नहीं करते थे। हाँ, पर इतना ज़रूर था कि उनकी आदत देखकर सास ने गहने अपने पास ही रख लिए थे। सिर्फ जो मानसी के मायके के गहने थे वही उसे दिए थे। इधर मनीष और काव्या दोनों वर्किंग थे। काव्या बेटा छोटा होने के कारण एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी, तो ज़्यादा नहीं, महीने के 15,000 रुपये तो कमा ही लेती थी। दोनों ही शुरू से सोच समझकर चलते थे। अभी कुछ महीनों से देवर कमाने लगा, तब उसने खुद ही कह दिया कि भाभी की इनकम को खर्च मत करो, हम दोनों भाई मिलकर खर्चा कर लेंगे। मानसी की आदत थी कि वो अक्सर कमियों का रोना रोती थी। उसका हमेशा ये रोना चलता रहता था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे गहने नहीं दिए, बल्कि चढ़ाए हुए गहने भी अपने पास रख लिए। इसलिए जब भी किसी फंक्शन पर काव्या गहने पहनती तो मानसी चिढ़ जाती और हमेशा टोकती। भाभी, ये तो आपके ससुराल के गहने हैं ना। आपका अच्छा है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है कि आपके सारे गहने आपके पास ही है। मेरी ऐसी किस्मत, कहा। और उसके बाद सुधा जी के पास जाकर अपना ही रोना रोने लगती। मम्मी, भाभी जानबूझकर गहने पहनकर मुझे चिढ़ाती है। उन्हें पता नहीं है क्या मैं बिना गहनों की घूम रही हूँ और वो गहने पहनकर घूमती रहती है। जिसे सुनकर सुधा जी का भी दिमाग खराब हो जाता और फिर वो काव्या को ही 2 बातें सुना देती। क्यों उसके सामने गहने पहनती है, तुझे पता है ना कि उसका दिल दुखता है। अब आज की ही बात लो। देवर समीर की सगाई का प्रोग्राम था। काव्या ने अपनी बचत के पैसों से एक सोने के पेंडेंट का नेकलेस खरीदा था, तो आज फंक्शन में उसी को पहन लिया। मानसी की नज़र नेकलेस से पड़ी तो नेकलेस को देखकर उसने काव्या से पूछा, अरे भाभी, नया हार सोने का है क्या। उसकी बात सुनकर पहले तो काव्या का मन ही नहीं किया कि जवाब दे, पर जब उसने दोबारा पूछा तो काव्या ने कहा, हाँ दीदी, नया खरीदा है। कितने का लिया आपने ये नेकलेस। मन ही मन कुड़ते हुए मानसी ने पूछा। ज़्यादा महंगा नहीं है दीदी, क्योंकि सिर्फ पेंडेंट ही सोने का है, बाकी तो मोती लगे हुए हैं। और पेंडेंट भी पतला सा है, तो ज़्यादा नहीं, 50,000 का पड़ा है। ये सुनकर तो जैसे मानसी की छाती पर सांप लौट गए। वहां से वो सीधे उठकर सुधा जी के पास गई और उन्हें कमरे में बुलाकर ले आई। क्या बात है मानसी, मुझे कमरे में क्यों बुला रही है। सुधा जी के पूछते ही मानसी ने तुनकते हुए कहा, मम्मी, ये गलत बात नहीं है क्या। भाभी के पास तो सारे गहने रखे हैं, फिर भी भाभी के लिए नेकलेस खरीद कर लाए हो। और मेरे पास तो गहने के नाम पर सिर्फ जो आपने चढ़ाए थे वो गहने हैं, मुझे देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सही है, जब बेटी विदा हो जाती है ना तो कोई हक नहीं रखती। भाभी के लिए तो हार आ रहे हैं और बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर सुधा जी ने कहा, बेटा, वो हार हमने नहीं दिया है, वो काव्या ने खरीदा है, वो भी अपनी कमाई से। आपको पता है कि वो हार अपनी कमाई से खरीदा है कि भैया ने खरीद कर दिया है। सिर्फ कहने भर की बातें होती है मुझे टरकाने के लिए। अब भाभी की कमाई का बहाना कर रहे हो।
कहकर आंखों में आंसू लेकर मानसी कमरे के बाहर आ गई। ये देखकर सुधा जी का दिमाग ज्यादा खराब हो गया और उन्होंने काव्या को बुलाकर दो बातें सुना दी। जब ये बात मानसी के भाइयों को पता चली तो मेहमानों के जाने के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठा तब मनीष ने कहा, मानसी ये हर बार क्या तमाशा लगाती रहती हो? तेरे ससुराल में क्या कमी है जो तू यहाँ आकर घर का माहौल खराब करती है? क्यों? क्यों नहीं बोलूं मैं? बीवी को तो हार दिला रहे हो और बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर यह हार तो काव्या ने अपनी कमाई से खरीदा है। मैंने तो उसे कुछ नहीं दिलाया है। फिर क्यों तमाशा कर रही है? अच्छा लगता है क्या बहन बेटी इस तरह से घर पर आकर तमाशा करे, अपने ही मायके की शांति भंग करे? मनीष ने समझाना चाहा। अच्छा, मेरे बोलने से शांति भंग हो जाती है तो मत बुलाया करो मुझे। क्यों मेरे सामने ये गहने पहन पहन कर दिखावा करते हो? जानबूझकर मेरा दिल जलाते हो। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरे सास ससुर से बात करके मुझे मेरे गहने तो दिलवा दो। अरे लोग तो अपनी बेटियों के लिए उसके ससुराल वालों से लड़ पड़ते हैं। अच्छा, वैसे तेरे कर्म ऐसे है क्या कि हम तेरे लिए वहां लड़ने जाए? समीर बीच में ही बोला। उसके बोलते ही मानसी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी, पर समीर ने अपना बोलना जारी रखा। इकलौती बहू होने के बावजूद भी अपने सास ससुर से तूने कभी बनाकर नहीं रखी और हमसे उम्मीद करती है कि हम वहां लड़ने जाए। और क्या कह रही है? भाभी को हार दिलाया और तुझे नहीं दिलाया। तुझे जहाँ देना था ना वहां तुझे हमने दे दिया। तेरी शादी में जैसे तैसे लोन लेकर ही खर्च किया था ना हमने। अब क्या उम्मीद करती है? जिंदगी भर हम ही खर्चा करते रहेंगे क्या? खुद कुछ नहीं करोगे तुम दोनों पति पत्नी? तुझे हार चाहिए तो तेरे पति से बोल। हम लोगों से क्या उम्मीद करती है? समीर के मुंह से खरी खरी सुनकर मानसी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन इस बार उसे मनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। समीर की शादी में भी मुंह फुलाकर ही आई, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ क्योंकि छोटा भाई तो उसी का ही था, जो भी पूरा मुंह फट खरी खरी कहने वाला जो था।